नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल विषय के नोट्स के इस सीरीज में आज अपन आपके चैप्टर संख्या 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि की बातचीत करने वाले हैं। ये नोट्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। बहुत ही शानदार नोट्स है। साथ ही साथ इनकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरे साथी अभी 12th क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। वो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी कक्षा 12 के इतिहास विषय के नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना है। ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाना है और यहाँ आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी बहुत सारी। जैसे कि कक्षा 12 के इतिहास के भाग 1 की यहाँ पे जानकारी दी हुई है, यहाँ पे भाग 2 की जानकारी दी हुई है और यहाँ भाग 3 यानी आपके 12वीं के अंदर जो 3 भाग है इतिहास के 3 किताबें, उनकी सारी नोट्स की और एमसीक्यू की वीडियो इन प्लेलिस्ट के अंदर क्रमानुसार दी हुई है। उसके बाद अगर आप भूगोल विषय के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आपके भूगोल की ये जो पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी नोट्स और जो पीडीएफ है, इनके जो नोट्स और पीडीएफ है, इनकी भी ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे दी हुई है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको सारे वीडियो यहाँ क्रमानुसार मिलेंगे और थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो कौन से चैप्टर का है। ये बात तो हुई आपके वीडियोज देखने की, यानी पहले के वीडियोज कैसे देखें। उसके बाद में अगर आगे बात करूं नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में लिखना है lakshmandhara.com। ठीक है, LAXMANDHARA.com ऐसे करके आप लिखोगे तो आपके सामने ऐसी एक वेबसाइट ओपन होगी और वेबसाइट ओपन होने के बाद में आप आराम से इस वेबसाइट को पूरी तरीके से पहले तसल्ली से पढ़िए। यहाँ आपके अगर मोबाइल में ओपन करोगे ना तो यहाँ 3 डॉट बने होंगे, उनके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइज वाला जो आएगा ना उसके ऊपर ऐसे टिक कर लेना ताकि आपको पूरी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से दिखे। फिर आराम से आप इन चीज़ों को पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप इस तरीके से आपको शॉप का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और कक्षा 12 के इतिहास के कंप्लीट नोट्स आपके पूरी तरीके से यहाँ डाले गए हैं। आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही शॉप बटन पे क्लिक करके आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कक्षा 12 वाले पे, तो आपके सामने बहुत सारी पेज ओपन हो जाएगी पीडीएफ्स की। ठीक है, जैसे कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के ओनली नोट्स, भाग 1 के ओनली एमसीक्यू और भाग के नोट्स प्लस एमसीक्यू, जो आपको चाहिए वो आराम से परचेज करो। ज़्यादा प्राइस है नहीं, नाम मात्र की प्राइस है। और आपको जैसे इनके ऊपर क्लिक करोगे ना, जो भी आपको चाहिए, तो आराम से यहाँ पे आपको इसके जो कुछ पेज है जो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे नोट्स है। और व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको आराम से सारी चीज़ें लिखी हुई समझ में आ जाएगी। आराम से पढ़ना आप। ठीक है, उसके बाद में भाग 2 के ओनली नोट्स और भाग 2 के ओनली एमसीक्यू और उसके बाद में फिर भाग 2 के नोट्स प्लस एमसीक्यू, जो चाहिए आप आराम से देखिए। फिर भाग 3 के ओनली नोट्स, भाग 3 के ओनली एमसीक्यू और भाग 3 के नोट्स प्लस एमसीक्यू, जो चाहिए आप देख लीजिए। और उसके बाद में आपको कंप्लीट चाहिए, यानी आपको भाग 1 और भाग 2 के अलग अलग वीडियो डाउनलोड नहीं करने, नहीं ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की कंप्लीट ये आपके नोट्स की पीडीएफ है, जो नाम मात्र की प्राइस में है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर पार्ट 1 के नोट्स प्लस पार्ट 1 के एमसीक्यू प्लस पार्ट 2 के नोट्स प्लस पार्ट 2 के एमसीक्यू प्लस पार्ट 3 के नोट्स और प्लस पार्ट 3 के एमसीक्यू पूरे के पूरे एकदम सीक्वेंस में मिलेंगे, बढ़िया अच्छी तरीके से बनाए हुए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन अपने चैप्टर की कर लेते हैं शुरुआत। ओके, चलो, चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व के साथ में वृद्धि। इकाई संख्या 2 यानी आपके अध्याय संख्या 2 है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आवाज वगैरह आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इसको कर लेता हूं जूम। ओके, चलो बढ़िया अच्छी तरीके से कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी आराम से पढ़ने के लिए। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जनसंख्या, यानी जनसंख्या कहते किसे। तो जनसंख्या की परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई निश्चित क्षेत्र है, जैसे मान लो
ये एक जगह मैं बात करूं भाई, ये मैं मेरे शहर की बात कर लेता हूं। ये मान लो मेरा शहर है जिसका नाम है बालोतरा, ठीक है, बालोतरा शहर है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं 2023 की, कि भाई 2023 में यहां पे जो लोग रह रहे थे उनकी संख्या टोटल 15 लाख थी, ठीक है ना। 15 लाख लोग रह रहे थे, यानी ये एक निश्चित क्षेत्र हो गया, यानी निश्चित स्थान हो गया। और निश्चित समय अवधि कौन सी होगी? 2023, यानी एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो लोग रहते हैं, जो लोग निवास करते हैं, उनकी जो संख्या होती है उसे कहते हैं जनसंख्या। तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से ये लाइन समझ में आ गई होगी कि किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यानी कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र के जो निवासी होते हैं वो ही उसी देश के, उसी राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करता है। देखो, अगर इधर आप आओ कि एक राष्ट्र है, जैसे मान लो आपने संसाधन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि भाई संसाधन किसे कहते हैं, ये शब्द है संसाधन। भाई संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उसे कहते हैं, यानी वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करती हो, रूप से आवश्यकता की पूर्ति करे, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करे, वो संसाधन है। और एक राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन दो होते हैं, वो उसके लोग होते हैं। यानी एक राष्ट्र के लिए संसाधन क्या है? भाई मैं एक मान लो कि एक राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप बताइए। सबसे महत्वपूर्ण है वहां की जनसंख्या, यानी वहां के लोग। संसाधन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लोग होंगे तो संसाधन अपने आप ढूंढ देंगे। भाई जैसे मान लो एक यहाँ पे राष्ट्र है, अंटार्कटिका के ऊपर एक देश है, यहाँ पे बहुत सारे हीरे और जवेरात पड़े हैं, हीरे पड़े हैं, सोना पड़ा है, खजाना पड़ा है गजब का, इसके ऊपर खजाना पड़ा है। लेकिन ये खजाना किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई भी लोग नहीं रह रही हैं, ठीक है ना। यहां पे कोई भी लोग निवास नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बेकार है, ये संसाधन है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक राष्ट्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं वो होते हैं वहां के लोग, और ये लोग उस संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई राष्ट्र जो होता है उसके लिए संसाधन इंपोर्टेंट के अंदर देखें तो लोग वहां के लिए इंपोर्टेंट है। अगर लोग होंगे तो वहां के संसाधनों का उपयोग होगा, वरना वहां के संसाधनों का उपयोग नहीं होगा और लोग ही उसकी नीतियां निर्धारित करेंगे। आगे बात करें, अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। किसी प्रदेश, राज्य या स्थान पर बसे हुए लोगों की संख्या जनसंख्या में शामिल होती है, लोग जनसंख्या में शामिल होते हैं, ठीक है। किसी नगर या देश आदि में बसने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को जनसंख्या भी कहा जाता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले या बसने वाले किसी जंतु की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्यों की संख्या, कोई भेड़ बकरियां होती है उनकी भी तो संख्या को जनसंख्या ही कहेंगे ना, यानी जीवों की संख्या, कुल जो जंतु है उनकी संख्या। तो इस तरीके से आपको ये जो जनसंख्या शब्द है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन जो है, जो इसमें ऑल का बटन आता है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी जो अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से अपन पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं और शानदार तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल नाम मात्र के रेट के अंदर। क्योंकि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को ही पता होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को किस तरीके के नोट्स की आवश्यकता होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या का टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बता देना कि बिल्कुल सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद में, और ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं ये पूरी तरीके से आपकी जो एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो किताब है ना, बिल्कुल उसी के अंदर से उठाए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सिंपल भाषा में बताए गए हैं। आप किताब पढ़ लेना और फिर इन नोट्स को देख लेना, आपको झटाक से पूरी किताब रट जाओगे आप, पूरी की पूरी, ठीक है ना। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, यानी जो ये विश्व की जनसंख्या है ये असमान रूप से वितरित है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं बहुत थोड़के से, ऐसे। तो एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी एक व्यक्ति है, भूगोलवेता है, उन्होंने टिप्पणी की कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे अपने भारत के अंदर बात करें तो मुंबई देख लो, है मुंबई देख लो, भरी पड़ी है जबरदस्त तरीके से, यानी बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं।
और जो बहुत अधिक स्थान है उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। तो एशिया के महाद्वीप के संदर्भ में इन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूपों के संबंध में ये एक सत्य है कि यानी जो जनसंख्या वितरण है उसके संदर्भ में ये जॉर्ज बी क्रेसी की जो बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है। अब आगे बात करें जनसंख्या का वितरण। तो उम्मीद करता हूं इतनी ऊपर की चीजें आपको बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है या मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। यानी जनसंख्या जो वितरण शब्द है, ये जो जनसंख्या वितरण वाला शब्द है, इस वितरण शब्द से मतलब क्या है कि ये जो हमारा भूपृष्ठ है, ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल पर लोग जो है वो किस तरीके से वितरित है, कौन सी जगह कितने लोग रहते हैं, कौन सी जगह कहाँ कितने लोग रहते हैं। तो इस तरीके का जो वितरण है इस धरती के ऊपर, उसका मतलब है जनसंख्या का वितरण। ठीक है, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। यानी जो 90% जो जनसंख्या है विश्व की, वो केवल और केवल 10% भाग पर निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और इन 10 देशों में से 6 जो देश है वो एशिया में स्थित है। अब इस बात को आप आराम से समझे वापस कि भाई जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है कि जो जनसंख्या है वो इस भूपृष्ठ पर किस तरीके से फैली हुई है, यानी जनसंख्या का फैलाव किस तरीके से, यानी कहाँ पे जनसंख्या अधिक है कहाँ पे कम है, इस बात का अर्थ जो है वो जनसंख्या वितरण से लिया जाता है। ठीक है, और अगर मोटे तौर पर बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो इसके 10% भाग पे रहती है। यानी धरातल के 10% भाग के ऊपर पूरे विश्व की आपकी 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आगे मैं अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, एक मिनट। हाँ, ओके, चलो आगे बात करें तो देखो विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती है। यानी विश्व के 10 जो सर्वाधिक राष्ट्र हैं उनके अंदर पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है और उस 10 देशों में से 6 देशों आपके एशिया से संबंधित है। ये बात कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फटाक से। ठीक है, आगे देखो ये जो विश्व के जनसंख्या वाले जो अधिक देश हैं उनकी बात करें तो देखो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो इनकी ट्रिक किस प्रकार से है। CA और IB का पानी, CA और IB का पानी का मतलब क्या हुआ, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ये इस तरीके से आप इन देशों को याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इन देशों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना, ये लिख लेना। ठीक है, आगे देखो विश्व जनसंख्या दिवस। देखो आज का इतिहास, देखो आज मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने इसमें डाला है क्योंकि अपन जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने को थोड़ा बहुत ये ध्यान होना चाहिए एक्स्ट्रा में। 11 जुलाई जो है, ये जो 11 जुलाई जो है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे पहले 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी और 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हुई और बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इस वजह से सबसे पहले 1989 के अंदर 11 जुलाई को आपका पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब आगे बात करें जनसंख्या घनत्व की। तो आपको जनसंख्या वितरण समझ में आ गया, अब आगे बात करें जनसंख्या घनत्व की। तो बढ़िया एक एक अच्छे तरीके से अपन पॉइंट को समझ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, जैसे मान लो ये आपका शहर है, मैं आपके शहर का नाम दे देता हूं, ये आपका शहर है। ठीक है, इस शहर के पूरे एरिया को अपन कहेंगे वर्ग किलोमीटर। यानी ये जो आपके शहर का क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल में आपके कितने लोग रह रहे हैं, इसने क्या कहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे,
यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को ही आपके जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व या उस देश का जनघनत्व कहा जाता है। तो दोनों परिभाषा आपके लिए है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। पहली कि भाई प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कि किसी देश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं या लोगों की जो संख्या है उसको उस देश का जनघनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल में भाग दिया जाता है, और इसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उदाहरण के तौर पर क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो जन घनत्व किस प्रकार निकाला जाएगा, तो ये तो आ गया जनसंख्या और ये आ गई आपका क्षेत्रफल, भाग दिया तो कितना आ गया 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से। और थोड़े से एक्स्ट्रा डेटा मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि भारत का जनघनत्व कितना है। यानी अगर भारत की जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और भारत में कम जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं, और भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो आपका बिहार है जिसमें 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और राजस्थान के जनघनत्व की बात करूं तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि मैं राजस्थान से संबंधित हूं इसलिए मैंने इसमें राजस्थान ऐड किया। बाकी आप कौन से राज्य से संबंधित हैं और आपके राज्य का जनघनत्व कितना है आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और विश्व के जनघनत्व की बात करें तो 51 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें मैंने आंकड़े दिए हैं, तो ये आप देख लेना। आगे टॉपिक देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये जो जनसंख्या का वितरण है यानी जनसंख्या का जो फैलाव है ये किस तरीके से या किन कारणों से प्रभावित होता है, यानी ऐसे कौन से कारण है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो एक एक कारण को बढ़िया अच्छी तरीके से देखेंगे, तो चलो देखते हैं। चलो पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब ऐसे कारक जो प्रकृति को, सबसे पहला कौन सा है, जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता प्राकृतिक है, कृत्रिम तो है नहीं, यानी जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। अब आप देख लीजिए जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं वो किसी न किसी बड़े जल स्रोत या नदी के किनारे स्थित है। जैसे मैं मेरे बालोतरा की बात करूं तो बालोतरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोग आए थे, हमारे जो पूर्वज वो आए थे, तो वो उन लोगों ने यहाँ निवास स्थान क्यों बनाए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ जल है, आसानी से अपने को जल उपलब्ध हो जाएगा, और जल आपको पता है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कारक है। तो पहली प्राथमिकता वहां दी जाएगी जहां पानी की उपलब्धता ज्यादा होगी। आप जिस भी राज्य से देख रहे हो, आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, बाड़मेर और जैसलमेर, वहां बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। अगर आपको वहां से कहें कि आपको पाकिस्तान बॉर्डर के पास में आकर के रहना है तो क्या आप रहोगे? वहां ना तो पानी है, वहां ना नदी है, तो आप ऐसी जगह को कभी प्राथमिकता नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, जल वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने तथा साथ ही साथ पशुपालन, फसल, उद्योग, नौका संचालन आदि में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के अंदर सबसे सघन बचे हुए क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में जहां नदी है या जहां पानी के स्रोत ज्यादा है वहां पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। नेक्स्ट टॉपिक है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, यानी लोग जो है वो मैदान क्षेत्र या फिर जो कम ढाल वाले क्षेत्र है वहां पे रहने को लिए वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्रों में फसल का उत्पादन किया जा सकता है, सड़क का निर्माण किया जा सकता है, उद्योग के लिए अनुकूल जगह है, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते थे। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। देखो, एक है सघन और एक है विरल। अब ये जो टॉपिक है वो भू आकृति का। भू आकृति का मतलब भूमि का आकृति है, जो भूमि की जो आकृति वो कैसी। अगर भूमि की आकृति समतल है तो समतल जगह पर लोग आराम से रह सकेंगे, यानी वहां पे सड़क बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, परिवहन का संसाधन आराम से हो सकता है, संचालन आराम से हो सकता है। अब मैं आपको कह दूं कि ये लो आप पहाड़ है, यहाँ आप घर बना के रहो, तो भाई साहब पहली बात तो आप इसके ऊपर घर बनाओगे कैसे, और घर बना दिया तो पहली बात, दूसरी बात आप चढ़ोगे कैसे। अब किसी को सामान लाने जाना है मार्केट तो आधा घंटा तो भाई साहब यहाँ से उतरने में लग जाएगा और आधा घंटा चढ़ने में लग जाएगा, तो तब तक आपकी पैंट बच गई।
तो इस तरीके से जो मैदानी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लोग रहने के लिए प्राथमिकता अधिक देते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे कम। जैसे कि नीचे उदाहरण में दिया हुआ कि गंगा का जो मैदान है वो विश्व की सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन मतलब सर्वाधिक, ज्यादा, अधिक। जबकि हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल का मतलब है कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। आगे बात करें कारक की, तो वो है आपका जलवायु। जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बचाव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी अधिक उष्ण और अधिक ठंडी जो होती है वो मानव के लिए बहुत ही असुविधाजनक होती है। कहीं आप देख लो कि गर्मी पड़े जबरदस्त। अब आप देख लो अभी इन दिनों में बाड़मेर, जैसलमेर, राजस्थान के अंदर जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, और किसी इंग्लैंड वाले को या रूस में जो रह रहा ठंडे इलाके में उसको कहे कि भाई तू आके यहाँ रह ले, वो बोले नहीं हमरे को वापस जाना पड़ेगा, इधर बहुत गर्मी होती। ठीक है, तो इस तरीके से वो वापस चला जाएगा, क्योंकि जलवायु भी एक काफी इंपॉर्टेंट आपको प्रभावित करने वाला कारक है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हो, अधिक लोगों को आकृष्ट करते हो, या फिर अधिक वर्षा या विषम रुक्ष जलवायु के क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में सबसे अधिक बचे हुए क्षेत्रों में आता है। तो जलवायु भी आपकी जनसंख्या को प्रभावित करती है। आगे है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत के उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? बिल्कुल, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे कम जनसंख्या पाई जाती है, और जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहां पे भी कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्राकृतिक कारक है वो किस तरीके से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब आगे अपन देखेंगे आर्थिक कारक, यानी जनसंख्या के वितरण में आर्थिक कारक है वो कैसे प्रभावित करते हैं। तो मैं पी लेता हूं पानी, तब तक आप इस आर्थिक कारक को पढ़ लीजिए। देखो, आर्थिक कारक में सबसे पहला कारक है खनिज। अब आप मुझे बताओ खनिज की परिभाषा क्या है? यानी ये वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं उसे कहते हैं खनिज। जैसे आगे अपने खनिज का टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अपन देखते हैं खनिज। खनिज का मतलब क्या है कि वे प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, या वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें कहते हैं खनिज। जैसे कि खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ध्यान रखना, अफ्रीका की कटंगा पेटी और जाम्बिया की तांबा जो पेटी है वो आपके इस प्रकार के कारकों के लिए उपजाऊ मतलब कारकों के लिए प्रभावित करती है। जैसे मैं बात करूं, ये मान लो अभी ताजा उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं मेरी सिटी को देखता हूं तो यही मेरे को ताजा उदाहरण याद आते हैं। जैसे अभी बालोतरा सिटी जो है, यहां पे पास में एक पड़ता है पचपदरा, ये गलत हो गया, ठीक है, यहां पे एक पास में सिटी पड़ती है, छोटा सा शहर है पचपदरा। इस पचपदरा में अभी लगी है रिफाइनरी, ठीक है ना, तेल रिफाइनरी लगी है, ठीक है, तेल रिफाइनरी लगी है। तो तेल रिफाइनरी की वजह से यहां से एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई, ठीक है, दूसरे यहाँ के स्थानीय लोग उनको रोजगार मिल गया। तो आज से पहले, यानी अगर मैं 2008 और 9 की बात करूं या फिर 2011-12 की बात करूं, तो 11-12 में यहाँ पे कुछ भी जनसंख्या नहीं थी, और आज अगर इस क्षेत्र में आप जाके देखोगे तो गजब का डेवलपमेंट हुआ और गजब की जनसंख्या है। तो इस प्रकार से आपके जो उद्योग है, जो आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है, जो खनिज क्षेत्र है वो आपके क्या करता है, प्रभावित करता है। अब तेल निकल रहा है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई, बहुत सारे लोग आ गए मजदूरी के लिए, तो वो अचानक से वहां जनसंख्या परिवर्तन कर देते हैं और उस क्षेत्र को सघन जनसंख्या वाला बना देते हैं। आगे बात करें नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार बढ़ जाते हैं, और विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। अब जैसे मैं कह दूं किसी को दिल्ली जाना, अब कई सारे लोग पढ़ाई के लिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको नगर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां अच्छी सुविधाएं मिल रही है।
ठीक है, कि भाई नगर के अंदर रहेंगे तो अपने को अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा सुविधा अच्छा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से नगर क्या कर रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आगे जो टॉपिक है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का क्या मतलब है कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं आते, बल्कि परिवहन के परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी इसमें शामिल होते हैं। और जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो इस प्रकार के अंदर आता है और अनेक उद्योग गतिविधियां होने के कारण ये सघन बचा हुआ क्षेत्र है। तो जापान का ये ओसाका प्रदेश जो है इसके अंदर टेक्नोलॉजी से संबंधित गजब की चीजें बनाई जाती है। आज आप बताइए कि मेड इन चाइना की चीजें अपने को कम दिखती है और मेड इन जापान की ज्यादा दिखती है। तो वहां पे हर प्रकार के सेक्टर के उद्योग बने हुए हैं। तो ये एक प्रकार से लोगों को वहां आकर्षित करता है, इस कारण ये एक सघन बचा हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। आगे बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की, तो सबसे पहले अपन देखें कि कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। अब जैसे मैं किसी धर्म के ऊपर या ऐसे कोई पर्टिकुलर कटाक्ष नहीं करता हूं। जैसे एक बात मान लो कि आप कहीं दूसरे राज्य में आए हो, तो उस राज्य में आप मकान लेने के लिए जाओगे। अगर आप हिंदू हैं और वहां के आसपास के लोग हैं तो आप कहोगे कि ये आपका घर है, तो आपको वो जल्दी आप उनके साथ में घुल मिल जाओगे कि यानी ये अपने बिरादरी के लोग हैं। अब कोई दूसरा है, बुद्ध धर्म का हो गया या ईसाई धर्म का हो गया या मुस्लिम धर्म का हो गया, उनको उनके धर्म के अगर घर मिल जाएंगे या आसपास के पड़ोसी मिल जाएंगे तो उनको आनंद आएगा कि भाई साहब हाँ ये अपने ही हैं। तो एक सांस्कृतिक जो कारण होता है वो भी लोगों को आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। अब ऐसा कोई शहर है जहां पे रोजी नहीं दंगे होते हो, या आपका पड़ोसी जो है वो रोजाना दारू पी करके वो अल्लाह मसाता है, तो ऐसे में आप वहां रह रहे हो अस्थायी रूप से, कुछ समय के लिए गए हो, तो आपको लगेगा कि इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी आपको प्रभावित करता है। ठीक है, कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है। अब कोई बार क्या होता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है तो उससे लोगों को दूर जाने के लिए भी सलाह दी जाती है। ठीक है, आगे है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर अपन देखते हैं, देखो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। और आपको पता है ये जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से होती है। अगर धनात्मक परिवर्तन होगा तो धनात्मक वृद्धि होगी, अगर ऋणात्मक परिवर्तन होगा तो ऋणात्मक वृद्धि होगी। यानी अगर बात करूं इसकी जनसंख्या वृद्धि की कि भाई वो क्षेत्र है जिसमें अगर लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं तो वहां पे धनात्मक, अगर ज्यादा मर रहे हैं तो ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना है जनसंख्या वृद्धि दो तरीके से होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, यानी जनसंख्या को परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है या परिवर्तित किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो जन्म लेकर के किया जा सकता है, एक मर के किया जा सकता है और एक प्रवास के किया जा सकता है। मान लो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मेरे को जनसंख्या परिवर्तन के घटक पता करने हैं, तो कैसे पता दूंगा कि भाई जन्म लेगा या फिर मृत्यु या फिर प्रवास। अगर जन्म लेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या परिवर्तन होगा। अगर ज्यादा मरेंगे तो लोगों के अंदर ऋणात्मक परिवर्तन होगा, यानी जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होगा, तो जनसंख्या परिवर्तन। अगर प्रवास का मतलब है इस क्षेत्र को लोग अगर छोड़ के जाएंगे या दूसरे क्षेत्र को लोग छोड़ करके इसमें आएंगे तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जनसंख्या के परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब एक एक घटकों को बढ़िया आराम से समझ सकते हैं। तो पहला जो घटक है वो है आपका जन्म दर, यानी अशोधित जन्म दर का संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों से। जन्म दर का मतलब क्या है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी जो 1000 स्त्रियां हैं उन्होंने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, उसे कहते हैं जन्म दर। मान लीजिए अगर एक समय अंतराल के दौरान क्षेत्र में हजारों स्त्रियों द्वारा 20 बच्चों को जन्म दिया जाता है तो उस क्षेत्र की अशोषित जो जन्म दर है वो कितनी हो जाएगी, 20 होगी। और उसको ज्ञात करने का सूत्र आपको यहाँ पे दिया हुआ। आगे बात करें मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। इसने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि जनसंख्या वृद्धि केवल ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर से भी होती है। अगर मृत्यु दर हो रही है तो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, अगर जनसंख्या धनात्मक यानी जन्म ले रहे हैं, ऋणात्मक यानी मर रहे हैं।
अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल सी विधि है और अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी प्रति 1000 लोगों के ऊपर कितने लोग मर रहे हैं उसे कहते हैं मृत्यु दर, और उसके ज्ञात करने की सूत्र आपको यहाँ पे दी हुई है। आगे है प्रवास। तो जन्म दर कंप्लीट हो गया, मृत्यु दर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रवास। प्रवास का क्या मतलब है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी के रूप में जाना, क्या कहलाता है? प्रवास। मान लो ये गांव है, इस गांव में आपने 12वीं तक पढ़ाई करी, ठीक है। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद में आप चले गए शहर में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या हो गया? प्रवास। आपने क्या किया? प्रवास किया। आप शहर में गए, किसके लिए गए? पढ़ाई के लिए गए। पढ़ाई की, इसका मतलब आपने कैसा प्रवास किया? अस्थायी प्रवास किया, यानी कुछ समय के लिए गए। लेकिन आपको वहीं कोई लड़की पसंद आ गई या लड़की को लड़का पसंद आ गया और उसने शादी कर ली और शादी करके ही वहीं रहना शुरू कर दिया, वहीं रहना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? स्थायी। समझ में आ गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप में जाना आपका क्या कहलाता? प्रवास कहलाता। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी जहां से वो गए, वो तो हो गया उनका उद्गम स्थान। यानी आपका नाम जो भी है, ए नाम है, आप यहां से निकले और यहां इस शहर में चले गए, तो यहां से आप गए तो ये स्थान कैसा हो गया? उद्गम स्थान। जहां आप जाओगे वो कौन सा स्थान है? ये जो आपका स्थान है ये आपका हो गया गंतव्य स्थान। ये क्या हो गया? गंतव्य स्थान। तो आराम से एक चीज को देखिए, आराम से, कि जहां से लोग गए वो हो गया उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वो हो गया उनका गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जो है वो जनसंख्या में बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर आप इस गांव से यहां पे गए तो आपकी यहां इस गांव में क्या हुई? जनसंख्या की कमी हुई। क्या हुई? यहां पे हुई कमी। यानी जो गंतव्य स्थान है वो तो है आपके धनात्मक का परिवर्तन, और जो उद्गम स्थान है वो है आपके ऋणात्मक का परिवर्तन। यानी यहां पे तो आपकी कमी हुई, यहां पे बढ़ोतरी हुई। तो प्रवास ने जनसंख्या को प्रभावित किया कि नहीं किया? है किया कि नहीं किया? भाई गांव में जनसंख्या की कमी हो रही है, शहर में बढ़ रही है, ठीक है। शहर से जब आप गांव में आओगे तो शहर में कमी होगी और गांव में बढ़ेगी। तो दोनों पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरंतर निरूपित किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्रवास के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार है: स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। स्थायी मतलब आप परमानेंटली वहां पे जाके रहने शुरू कर दिए। आप मान लो कि यहां से दुबई गए, ठीक है, आपको दुबई पसंद आ गया और वहां पे रहना शुरू कर दिया। आप मान लो दुबई गए आईफोन लाने के लिए, यानी 10-15 दिन के लिए गए, तो आप दुबई के लिए अस्थायी प्रवासी हो। और एक होता है मौसमी प्रवासी। कहने का मतलब यह है कि गर्मी पड़ रही है तब तो आप चले जाते हो हिमालय के पहाड़ों में, ठीक है, और जब ठंडी का मौसम होता है तो हिमालय से वापस आ जाते हो इधर मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तो ये हो गया मौसमी प्रवास। यानी मौसम को मद्देनजर रखते हुए जो प्रवास किया जाता है वो होता है मौसमी प्रवास। आपको पता होगा बेरोजगारी में भी होता है मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि गन्ना जूस वाला है वो केवल और केवल आपके गर्मी के मौसम में ही होता है। ऐसा थोड़ी कि सर्दी के मौसम में भी आप गन्ने के जूस वाले सेंटर को देखते हो, या जो आइसक्रीम वाले ठेले लगते हैं वो सर्दी में थोड़ी लगते हैं। तो मौसमी का मतलब है एक मौसम के अनुसार। प्रवास की दिशा की बात करें तो गांव से गांव की ओर होता है, गांव से नगर की ओर होता है, नगर से गांव की ओर होता है, और नगर से नगर की ओर होता है। गांव से गांव की ओर यानी एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर की ओर मतलब गांव से नगर की ओर, ठीक है। नगर से गांव की ओर मतलब नगर से गांव की ओर, और नगर से नगर की ओर मतलब नगर से नगर की ओर, दिल्ली से मुंबई। प्रवासी कौन होता है? वह व्यक्ति जो प्रवास करता है उसे प्रवासी कहते हैं। अब प्रवासियों के प्रकार कितने हैं? तो प्रवासियों के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार है। एक तो होता है आप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास, ठीक है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो तो होते हैं आप्रवास। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो होता है उत्प्रवास। सीधा सिंपल, इधर आ जाओ। ए स्थान, बी स्थान, यहां से रमेश है, गया सीधा यहां पे। अब रमेश इस ए स्थान से बी स्थान पे गया, तो ए स्थान रमेश के लिए क्या होगा? उत्प्रवास होगा या अप्रवास? प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं,
तो ये जो रमेश के लिए ए जगह थी, ए जगह से रमेश बी स्थान पे चला गया, तो इस जगह क्या हुआ, यहां पे आपके सीधा और सीधा क्या हो गया, उत्प्रवास, उत्प्रवास। इस लाइन को समझो, यानी प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो यहां पे तो हुआ उत्प्रवास, और जहां पे रमेश आया है वहां पे क्या हुआ, आप्रवास। इस जगह बी के ऊपर क्या हो गया, आप्रवास, यानी ए पे तो हो गया उत्प्रवास, बी वाले स्थान पे आया, इसका मतलब क्या हो गया, आप्रवास। तो इसमें सीधा संबंध, यहां कौन सा स्थान आएगा, गंतव्य स्थान आएगा, या अपने कौन कौन से स्थान देखे थे, गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान, तो उत्प्रवास का संबंध होगा आपके उद्गम स्थान। उद्गम स्थान जो होगा वो तो होगा उत्प्रवास से संबंधित, और जो गंतव्य स्थान जो होगा, ठीक है ना, जो आपके गंतव्य स्थान होगा वो होगा आप्रवास। तो प्रवास के दो प्रकार है, उत्प्रवास और आप्रवास, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे प्रवास के कारण, यानी प्रवास किन कारणों से होता है, एक तो होता है प्रतिकृष्ट कारण और एक होता है अपकर्षक कारण। प्रतिकृष्ट कारण का मतलब क्या है, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। मान लो कि आपका एक ऐसे क्षेत्र में आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में आपकी ये सारे पढ़ने के बाद में भाई प्रवास वगैरह पढ़ा, आपकी अच्छे से नौकरी लग गई, और आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहां पे ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव होते हैं, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, बीमारियां फैली हुई है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कम आएगा, आप कहोगे यार कहाँ आके फंस गए, तो आप क्या करोगे, प्रवास करोगे, यानी आप कोशिश करोगे कि आपका यहां से ट्रांसफर हो जाए। तो समझ में आ रहा है प्रवास के कारण। पहला कारण कौन सा है, प्रतिकर्ष कारण, यानी प्रतिकूल कारण, ऐसी स्थितियां जो उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ठीक है। दूसरा है अपकर्षक कारण, यानी काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की बेहतर सुविधाएं, शांति व स्थायित्व जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की और अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों आपको शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अपकर्षक कारण का मतलब है कि आकर्षित करने वाले कारण, काम की बेहतर, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे रोजगार है, एक जगह से निकल गए तो दूसरी जगह आराम से नौकरी कर सकते हो, ठीक है, रहन सहन की बहुत अच्छी सुविधाएं, लाइट एनी टाइम रहती है, पानी एनी टाइम आता है ना, आसपास दुकान, हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं, शांति है, बिल्कुल शांत माहौल है, और जो आपकी संपत्ति उसकी सुरक्षा है, पार्किंग व्यवस्था बढ़िया है, अनुकूल जलवायु, हमेशा ठंडा मौसम रहता है भाई साहब, और ठंडी ठंडी मौसम के साथ में हवाएं चलती है, और मस्त एक यूं ऊपर गाने लगा के आराम से शाम के टाइम है। तो ऐसे स्थान जो है लोगों को मतलब प्रवास करने के लिए आकर्षित करेंगे, तो वो हो गए आपके अपकर्षक कारण, यानी अनुकूल दशाएं जो है वो प्रभावित करती है लोगों को प्रवास करने के। तो यहां तक समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत वर्तमान समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करती है, और इसकी तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो धीमी रहती है, यानी मरे ही गणा जन्मे ही गणा। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत धीमी रहती है। जनसंख्या की इस आगे देखें तो ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं पहली अवस्था में, जीवन प्रत्याशा कम होती है, और अधिकतर लोग अशिक्षित तथा विकास की दर निम्न होती है। द्वितीय अवस्था की बात करें तो इस अवस्था के प्रारंभ में उच्चतर प्रजनन दर होती है, समय के साथ प्रजनन दर घटती है, और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार होने के कारण मृत्यु दर भी कम होती है, और जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक रहती है। आगे बात करें तृतीय अवस्था की, तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर या तो स्थिर हो जाती है या फिर धीमी रहती है, जनसंख्या शिक्षित होती है, नगरों का विकास हो चुका होता है, और शिक्षा तकनीकी ज्ञान ज्यादा होने की वजह से व्यक्ति सोच समझकर परिवार का विकास करता है और जनसंख्या को नियंत्रित करता है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई। आगे देखें, जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होने के क्या प्रभाव होंगे। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो क्या हो गया, जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी, देश के संसाधनों के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, विकास में रुकावट आ जाएगी, और भरण पोषण की समस्या पैदा हो जाएगी। आगे बात करूं, जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ज्यादा जन्म लेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा मरेंगे तो क्या होगा। तो देखो, ज्यादा मरेंगे तो क्या होगा, देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, नए लोग कम पैदा होने लगेंगे, इसकी वजह से देश की जनसंख्या में जो बूढ़े हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये चाइना के सामने समस्या आई। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया, लोगों को कह दिया कि वे बच्चे पैदा करने ही नहीं है। तो एक समय ऐसा आया कि लोगों ने बच्चे पैदा किए ही नहीं, तो जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई।
ठीक है ना। तो वृद्ध लोग जो है वो सक्रिय जनसंख्या के अंदर शामिल नहीं आएंगे। अगर जब तक किसी राष्ट्र के पास में सक्रिय जनसंख्या नहीं है तो वहां पे ना तो वृद्धि होगा और ना ही विकास होगा, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति कोई रोजगार के साधन थोड़ी ना है, उनके पास अगर कोई रोजगार दे दिया, फुर्तीला काम दे दिया तो वो कर नहीं पाएंगे ना। तो एक राष्ट्र के लिए सक्रिय जनसंख्या भी होनी बहुत जरूरी है। आश्रित जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी आश्रित मतलब वो एक दूसरे का आश्रित रहना होना शुरू हो जाएंगे, विकास की गति में रुकावट आने शुरू हो जाएगी। आगे बात करें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी इस जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले गर्भ निरोध, ठीक है, संभोग स्थगन, शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर बच्चे न बचने का या कम हो या वे अनावश्यक बच्चे पैदा ना करें। गर्भपात होना चाहिए, स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए, जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन की बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की करके आप जो है वो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हो। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है। आगे क्या आप जानते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या जो है 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है और प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले ही जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। यहां जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं दी हुई है। तो सबसे पहले दी हुई है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, कि समय के 2 अंतरालों के बीच में एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या का जो परिवर्तन है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम भारत के 1991 की जनसंख्या की बात करें तो ये 84.6 करोड़ थी और 2001 में बढ़कर 102.70 करोड़ हो गई, और ऐसे करके ये जनसंख्या बढ़ रही है। और आगे जनसंख्या की वृद्धि दर, ये जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत के रूप में किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों के में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र में प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी प्राकृतिक वृद्धि मतलब है जन्म दर और मृत्यु, ठीक है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ये वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि यानी जन्म, मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास ये सारे शामिल होते हैं, तब होती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यानी ये तब होती है जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक, यानी जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास करें, तो ये होती है जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि। और जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। यदि 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए और उसमें जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है, यानी जन्म कम लेते हैं और मरते अधिक है, तो होगी ऋणात्मक वृद्धि। तब ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए और लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप इनको फिर वापस देख लेना, ठीक है। और रॉल्फ वॉल्डो इमरसन ने क्या कहा है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत महान बनता है, यानी सोने से नहीं स्त्री और पुरुष से एक राष्ट्र महान बनता है। सत्य और समान के खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निंद्रागमन होते हैं तो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं तो वही लोग राष्ट्र के स्तंभ की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक ऊंचा उठाते हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या के संदर्भ में आपके इन्होंने ये कथन कहा है। और इसी के साथ आपके चैप्टर, आपका ये जो चैप्टर ये पूरा तरीके से कंप्लीट होता है। आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के और आपके बुक के जो लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे ये। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको जानकारी अच्छी लग रही है या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारे को बच्चे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और आगे अपन जो बात करेंगे इसके MCQ प्रश्नों की बात करेंगे, जो थोड़ी देर बाद में मैं क्लास अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में MCQ वाली में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है आप अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास, उसके ऊपर शेयर कीजिए। मिलेंगे इसके MCQ प्रश्नों में, तब तक के लिए बाय बाय।